हेलो बच्चों। तो टॉपिक को बढ़ाते आगे और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। तो ये एक और फेनोमेना पोलराइजेशन ऑफ लाइट, देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। लाइट ऑलरेडी, लाइट जो है जो भी हरकत करती है, जो भी फिनोमेना दिखाती है, उसमें ऑलरेडी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। और ये तीसरा फिनोमेना पोलराइजेशन जो हम लोग समझने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब थोड़ा सा समझने से पहले कि लाइट क्या है, लाइट को हम क्या समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फिलहाल लाइट को हम लोग वेव मान के चल रहे हैं। और ये अगर हम लोग अगर सपोज करो इसको मॉडर्न थियरी के हिसाब से देखें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है, हाइगन ने हालांकि इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोला था, लेकिन हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ के और फिर देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या, और उसी के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग को पता है क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से पास हो रहा है तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर मान लो यहाँ से लाइट वेव जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट वेव है, लाइट अगर यहाँ से आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है तो एक प्लेन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा। अगर मैं सिर्फ लाइट का एक सिंगल रे लेता हूँ, दिस इज सिंगल रे, एक ही रे है। एक रे ऑफ लाइट में अगर आप देखोगे तो एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में देखेंगे। फिलहाल आप ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस की वजह से आता है। ठीक है, एक ऐसा फील्ड है जो चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट में होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम मान के चल रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो लाइट आगे जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये कोई चीज़ है या कोई पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करने का यहाँ मतलब होता है कि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, और इस तरीके से वेरी कर रहा है कि हमें लगता है कि वो पार्टिकल जिस तरीके से ऊपर नीचे होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कम ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज़ को अगर आप किसी ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो हमें वैसे ही ग्राफ मिलता है जैसे पार्टिकल के वाइब्रेशन का ग्राफ मिलता हो। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। तो आप समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या, कंटिन्यूसली वो अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वो चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लेते हैं अभी फिलहाल अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। साथ ही साथ उसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करता है, पर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर फिर ऐसे वाइब्रेट करेगा। अब ऐसे में दिखा तो नहीं सकता, इसके वजह से मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए आगे जब जाएगा, और इसका मैंने बताया आपको जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। ये मान लो वाई एक्सिस पे, उसी हिसाब से उसी तरीके से आपको जेड एक्सिस के लॉन्ग आगे पीछे ऐसे जेड एक्सिस के लॉन्ग आपको मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, वैसे ही वेरी करता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है मतलब कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है। तो ये दोनों फील्ड वाइब्रेट करते करते, और दोनों परपेंडिकुलर है याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और ये दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट जाता है, लाइट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पिक्चर है। अच्छा, इसमें हम एक काम करेंगे। देखो, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया और मुझे मालूम है कि वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं जानता हूं कि उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों फील्ड की बात करेंगे तो बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करूंगा, और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात की जाती है।
मैग्नेटिक फील्ड की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम जानते हैं अंदर से। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस की बात करें तो हमें पता है कि अगर मान लो एक सिंगल रे आगे जा रहा है, एक सिंगल रे है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एक डायरेक्शन में इस तरीके से एक प्लेन में वाइब्रेट करेगा, और ये फिलहाल जो प्लेन है वो इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। ना देखो, ये रे है, इस रे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब रे आगे जा रहा है, तो इस रे का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और वाई एक्सिस पे होगा। पर मान लो तुम कोई दूसरा रे लेके आ गए लाइट का, अनदर रे, तो क्या ज़रूरी है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ही होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है इसका जो इस रे का इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो जेड एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट करता हो और मैग्नेटिक फील्ड उसके वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट करता हो, ऐसा पॉसिबल है। अगर तुम कोई और दूसरा रे लेके आ जाओ तो हो सकता है कि उस रे में एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे वाइब्रेट करता हो, क्योंकि देखो अगर मान लो ये आपका पेन है और ये मान लो अगर आगे की ओर जा रहा है, तो अगर मैं ऐसे भी वाइब्रेट कराऊं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब भी ये डायरेक्शन आगे जाने वाले डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। कंडीशन तो बस इतना ही है ना कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन या लाइट जहां जा रही है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर मान लो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, इवन ये वाली लाइन अगर बीच से मैं एंगल पे डालूं वो भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मान लो बहुत सारे रेज मुझे सामने से आते हुए नजर आते हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी लाइट के रे का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो, किसी का आगे पीछे हो जेड एक्सिस के लॉन्ग, किसी का बीच में ऐसे हो, किसी का इस डायरेक्शन में हो। तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सिंगल रे की बात हो गई। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट लेके आता हूँ, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट जो होता है इट इज अ बंच ऑफ रेज, अ बंच ऑफ रेज। बंच ऑफ रेज मतलब बहुत सारे रेज होंगे इसके अंदर। तो अगर मान लो मैं सामने तुम्हारे एक बीम ऑफ लाइट लेके आता हूँ कहीं से इस तरीके से, दिस इज बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट आगे कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है इस तरीके से, तो वह इस डायरेक्शन में जा रहा है बीम ऑफ लाइट आगे की ओर। अब इस लाइट के परपेंडिकुलर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो है, आप मान के चलो। खाली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो, है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन आपका इस डायरेक्शन में हो। तो आपका अगर बीम ऑफ लाइट ऐसे आगे जा रहा है तो बीम मतलब उसमें करोड़ों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रेज होंगे, बहुत सारे रेज होंगे। तो कुछ रेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है ना। और इसमें एक चीज़ गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको। अगर ये प्लेन ऐसे है तो ऊपर नीचे ये बना दिया और आगे पीछे ऐसा बना दिया, और इस तरीके से यहाँ पे बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो सकते हैं। मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो सकते हैं। तो अगर मान लो ये वाला जो पार्ट है आपका, अगर मैं ये ऐसे कंसिडर करूँ पूरा प्लेट यहाँ पे, और लाइट आपकी ऐसे जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो सकता है, समझे। तो अगर आपके पास एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें करोड़ों रेज हैं, तो जनरली कैसा होता है, हम मान के चलते हैं कि भाई आपका इक्वली हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होगा। आपका जहां जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर आपके हर पॉसिबल डायरेक्शन में, जैसे कुछ रेस का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है, कुछ रेस का इस डायरेक्शन में है, कुछ रेस का इस डायरेक्शन में है, मिला जुला के यहाँ पे हर पॉसिबल डायरेक्शन में कुछ कुछ रेस का वाइब्रेशन आएगा। और अगर नंबर ऑफ रेस बहुत ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि हर डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ रेस वाइब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस मिल जाएंगे और हर डायरेक्शन में आपके इक्वल नंबर ऑफ रेस वाइब्रेट कर रहे हैं।
तो इस टाइप का जो लाइट आपको मिलता है, एक बीम ऑफ लाइट, इसे कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज व्हाट यू कॉल अनपोलराइज्ड लाइट। ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, और हर प्लेन में होंगे। इस प्लेन में भी होगा, 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 और ये सारे के सारे प्लेन्स जो होंगे आपके लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। ये तो क्लियर है, लेकिन किसी भी प्लेन में वाइब्रेशन हो सकता है, समझिए। इसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट आपको जनरली, जहां जैसे आपको बल्ब से मिलता है लाइट, या आप ट्यूबलाइट से निकलता हुआ लाइट देखते हो, बल्ब से निकलता हुआ लाइट देखते हो, ये सारे के सारे अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं और इसके वाइब्रेशंस आपको हर प्लेन में मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन आता है, मशीन तो नहीं बोलेंगे, डिवाइस आता है, जिसको बोला जाता है पोलरॉइड, इस तरीके का। अब ये पोलरॉइड देखो क्या करता है, इस लाइट को के कुछ वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को ना रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो हम देख लेते हैं, तो फिर शायद और अच्छे से आपको समझ में आए। नाउ सी, अगर मैं सपोज करूँ इस लाइट को, कई केसेस में क्या होता है ना, इस लाइट को जब इस प्लेन में बनाया जाता है तो कुछ ऐसे बनाया जाता है, और अगर मैं इस वाइब्रेशंस को, जैसे ये प्लेट आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं, इस प्लेट को अगर मैं सामने से या पीछे से देखूं तो ये पीछे से मुझे कैसे दिखाई देगा बताओ। ये पीछे से मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में कुछ ऐसे हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू E0 है, और अगर ये एंगल थीटा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ये जो बीच वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, एक इस एक्सिस के अलाउ और एक वर्टिकल एक्सिस के अलाउ। कैसे करेंगे, इसके टिप पे जाओ, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, इसके टिप पे जाओ और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो। तो अब ये क्या होगा बताओ, वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि ऐसे केस में देखो, यहाँ पे जो आपका वेक्टर आएगा वो हो जाएगा E0, थीटा के साथ लगा है तो कॉम्पोनेंट में कॉस थीटा आएगा, थीटा से अलग है तो यहाँ पे E0 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब पहले से इस डायरेक्शन में एक E0 था, उसके अलावा इसका एक कॉम्पोनेंट E0 साइन थीटा आ गया, और यहाँ पे इसका एक कॉम्पोनेंट E0 कॉस थीटा आ गया। उसी तरीके से अगर सपोज करो हम इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दे, इस बीच वाले पार्ट को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और सेम उसी तरीके से E0 साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, E0 कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। इसको भी हम लोग कर सकते हैं ऐसा, और ये वाला जो वेक्टर है उसको भी हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, सारे बीच वाले वेक्टर्स को आप क्या करोगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, और फाइनली आपको कैसा रे मिलेगा, तो या तो रे आपको ऊपर की ओर वाइब्रेशंस मिलेगा, या फिर इस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस मिलेगा, और ये वाइब्रेशंस आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज़ आपके और इंटेंस या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हमने बीच के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज़ को भी, या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास वाइब्रेशन सिर्फ दो एक्सिस के अलॉन्ग बचा है, एक ऊपर नीचे और एक आगे पीछे। बीच वाले वाइब्रेशंस को भी कंपोनेंट ले लेके हम लोगों ने इन दो लाइन में ही लाके रख दिया है। तो अब हमारे वाइब्रेशंस या तो ऊपर नीचे हो रहे हैं या तो आगे पीछे हो रहे हैं, और ये वाइब्रेशंस और स्ट्रांग हो जाएंगे इन कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की वजह से। नाउ अगेन, ये भी अभी भी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट ही है। देखो, हमने बस बीच के वाइब्रेशंस को जमा कर दिया है ऊपर के एक्सिस और इस वाले एक्सिस पे, पर है तो यही वाला लाइट ना, ये भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहा है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। हमने सारे वाइब्रेशंस को दो लाइन में ही लाके रख दिया है, पर ये लाइट और ये लाइट, इसमें कोई फर्क नहीं, इसी को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये हो गई आपकी लाइट, तो इसको भी आप अनपोलराइज्ड लाइट ही बोलोगे, और इसको भी बोलोगे कि इसके वाइब्रेशंस हर पॉसिबल प्लेन में है, बस हम दिखा इस तरीके से रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि लाइट को हमने ऐसे और ऐसे रखा हुआ है, वाइब्रेशंस को, सारे वाइब्रेशंस को हम लोगों ने दो प्लेन में लाके रख दिया, कि वर्टिकल प्लेन में और ये सामने वाला प्लेन में, है ना। अब एक काम करो,
इसको अगर सपोज करो आप 90 डिग्री से रोटेट करके सामने से देखते हो, तो सामने से आपको ये वाला जो वाइब्रेशन है वो आगे पीछे हो जाएगा और आपको सिर्फ पॉइंटेड पार्ट दिखेगा इसका, ये वाला, और ऊपर नीचे वाले वाइब्रेशंस आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो भी ये चल जाएगा कि आपका एक वाइब्रेशंस तो वर्टिकल प्लेन में आ गया इस तरीके से, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। इसको अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करते हो तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये घूम के पॉइंटेड पार्ट आपके पास आ जाएगा, तो आपको सिर्फ उसका पॉइंट दिखेगा, नोकीला ऐसे, मतलब ये वाइब्रेशन जो है वो अंदर बाहर है। आपने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया ना, और ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नीचे है, तो अगेन ये भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी आपका अनपोलराइज्ड लाइट ही है। ये सब कुछ आपका अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट ही है अभी तक। समझ गए? अब हम क्या करते हैं, इस अनपोलराइज्ड लाइट को एक मटेरियल के थ्रू या फिर एक डिवाइस के थ्रू पास करते हैं, तब देखो क्या होता है। अब उस डिवाइस को बोला जाता है एक्चुअली में पोलरॉइड या पोलराइजर, पोलराइजर या फिर पोलराइड। अब देखो, अब हमारे पास अगर सपोज करो अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसको या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इस तरीके से, और बीच में आपको गोला गोला बना देना है। तो अब ये जो वाइब्रेशंस है, सारे के सारे वाइब्रेशंस अनपोलराइज्ड लाइट के वो किस एक्सिस के अलॉन्ग है, अनपोलराइज्ड लाइट के, तो या तो ऊपर नीचे वाइब्रेशंस हैं आपके ऐसे, ऊपर नीचे प्लेन में वाइब्रेशंस है, या फिर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशंस है, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो ये वाइब्रेशंस दो प्लेन में हो रहा है, याद रखना, एक तो वर्टिकल प्लेन में जिसमें वाइब्रेशंस हो रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो ये डॉट पार्ट वही दिखा रहा है, वाइब्रेशंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में। अब एक काम करो, इसको पोलरॉइड को डाल दो। अब देखो, ये आपका पोलरॉइडर है, पोलरॉइड है या फिर पोलराइजर है, इसी को हम पोलरॉइड या पोलराइजर बोलते हैं, और ये इसका एक्सिस है। अब फिलहाल इसका एक्सिस हम लोग ने ऊपर वर्टिकल रखा हुआ है। अब पोलरॉइड का खासियत क्या होता है कि इसके जो वर्टिकल एक्सिस है, मतलब इसका जो एक्सिस है, इसके एक्सिस के पैरेलल अगर कोई वाइब्रेशंस होगा तो उस वाइब्रेशंस को पास होने देता है, और अगर मान लो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होगा उसको वो ब्लॉक कर देगा। इसको अगर आपको समझना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कि अगर सपोज करो एक आपके पास यहाँ पे एक स्लिट ले लो, मतलब एक बोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड के बीच में वर्टिकली एक होल कर दो, मतलब एक लाइन से पूरा होल कर दो, स्लिट बना दो। इसके अंदर से एक रस्सी पास करो और सामने दीवार से रस्सी लो इस तरीके से, और यहाँ उसका दूसरा हिस्सा अपने हाथ में ले लो, और उसके बाद क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली ऊपर नीचे वाइब्रेट करना है। ठीक है? तो आप देखो, अगर सपोज करो आपका वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली ऊपर नीचे, जैसे स्लिट अगर मान लो वर्टिकल है और आपने वाइब्रेशंस भी वर्टिकल ही रखा है, तो ये बड़े आसानी से ये सारा का सारा वेव जो है इसके थ्रू पास हो जाएगा और आपको एक वेव मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है? लेकिन अगर मान लो यहीं पे अगर आपने स्लिट को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, मतलब ये जो स्लिट, या 90 डिग्री छोड़ो, अगर आपने स्लिट को ऐसे ही रखा हुआ है और आपने वाइब्रेशंस अगर मान लो परपेंडिकुलर डाले, जैसे वर्टिकल स्लिट है और आपने वाइब्रेशंस वर्टिकल ना डालकर हॉरिजॉन्टल डाले, आगे पीछे, तो ये वाले वाइब्रेशंस जो है यहाँ से इस तरीके से अगर मान लो ऐसे डाल रहे हो आप, तो यहाँ आके रुक जाएगा और इसके बाद ये वाइब्रेशंस पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस को वो वर्टिकल स्लिट पास नहीं होने देगा, उसको उसी तरीके से रोक लेगा। तो अगर मेरे वाइब्रेशंस, मान लो आपका जो स्लिट है वर्टिकल है और मेरे वाइब्रेशंस वर्टिकल प्लेन में है, तब तो ये पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्लिट वर्टिकल है और मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेशंस है, तो यहाँ आके ब्लॉक हो जाएगा और इन वाइब्रेशंस को वो पास नहीं होने देगा। लगभग कुछ इसी तरीके से, एग्जैक्टली ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। पर इसमें समझ लो, इस एनालॉजी से समझ सकते हो कि अगर मान लो आपका पोलरॉइड का एक्सिस वर्टिकल है, तो वर्टिकल प्लेन वाले सारे वाइब्रेशंस को पास होने देगा और हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन के वाइब्रेशंस को यहाँ पे आके ब्लॉक कर देगा और एब्जॉर्ब कर देगा, उसको पास नहीं होने देगा। तो अब अगर मान लो इससे जो बाहर लाइट आएगी आपकी,
उसमें वर्टिकल प्लेन में तो वाइब्रेशंस होंगे, ये वर्टिकल प्लेन के वाइब्रेशंस होंगे, इस प्लेन के वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन इसके जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के वाइब्रेशंस थे ये वाले, ये ब्लॉक हो जाएंगे। और एक प्लेन और आप मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये वाला प्लेन इस तरीके से, इस प्लेन के सारे वाइब्रेशंस, इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसके वाइब्रेशंस ब्लॉक हो जाएंगे, और आपको जो लाइट मिलेगा इसे कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने बनाया है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। ये जो फिनोमेना यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि आपके लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो किसी एक प्लेन में ही रुक जाए, रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो पोलराइड क्या करता है, पोलराइजर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन के वाइब्रेशंस को खत्म कर देता है, खा जाता है। तो यही प्रोसेस है, उसी को बोला जाता है पोलराइजेशन। समझ गए? तो अब पोलराइजेशन के बाद आपको जो लाइट मिलता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, इसके वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे अच्छे से, अच्छा इसमें एक चीज कि जो वर्टिकल प्लेन है, जो वर्टिकल प्लेन, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, जो वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा है ये वाला, जिसके अंदर वाइब्रेशंस अभी भी हैं, उसे कहा जाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि इसके अंदर अभी भी वाइब्रेशन है और ये वर्टिकल प्लेन आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके वाइब्रेशंस खत्म हो चुके हैं, इस प्लेन को कहा जाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जिसमें वाइब्रेशंस नहीं है उसे आप प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलोगे, जिसके अंदर वाइब्रेशंस हैं अभी भी जिस प्लेन में, उसको आप प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलोगे। ठीक है? तो इसको अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में तो आप देख सकते हो। मान लो कोई भी एक बल्ब है आपके पास, तो ये तो अनपोलराइज्ड लाइट ही प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब अनपोलराइज्ड लाइट देखो, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस हैं। इन वाइब्रेशंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक वर्टिकल वाइब्रेशंस और एक आपका हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस। इन दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो इसको। अगर मैं सपोज को इस पिक्चर को ऐसे बनाऊँ तो वर्टिकल वाइब्रेशन, क्योंकि देखो ना कंपोनेंट हमने लिया था, अगर ऐसा किया था ना, इस तरह का हमारा वाइब्रेशंस था, पर उसको हमने दो प्लेन में सारे वाइब्रेशंस को बांट दिया कंपोनेंट ले लेके। तो अब हमारे पास सिर्फ दो प्लेन में वाइब्रेशंस ऐसा हम दिखा सकते हैं। तो एक ये प्लेन वाला वाइब्रेशन हो गया जो कि अंदर बाहर है, और एक वर्टिकल प्लेन वाला वाइब्रेशंस हो गया, राइट। जब ये इस तरह का अनपोलराइज्ड लाइट आपका अंदर पास होगा पोलराइडर का, तो पोलराइड का एक्सिस जो है पोलराइजर का वो वर्टिकल है, तो इस वर्टिकल वाइब्रेशंस को ये पास होने देगा, और इसका जो इस प्लेन वाला वाइब्रेशंस है, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला वाइब्रेशन है, इसको खत्म कर देगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास दो प्लेन है, एक तो आपका सीधा वर्टिकल प्लेन ऐसा वाला, ये जो मैंने बनाया, इसके वाइब्रेशंस आपके रह जाएंगे, वर्टिकल प्लेन के वाइब्रेशन, तो ये आप कहोगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इसे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। पर इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें वाइब्रेशंस आपके अंदर बाहर हो रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का वाइब्रेशन जो अंदर बाहर वाइब्रेशन हो रहा था, ये वाला, तो ये वाला तो इसने ब्लॉक कर दिया, तो हम इसके इस प्लेन के अंदर वाइब्रेशन है ही नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और हमें जो लाइट मिलेगी, ये वाली लाइट जिसमें सिर्फ वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशंस रह गया है, जिस प्लेन में आपका पोलराइडर का एक्सिस है उस प्लेन के वाइब्रेशंस रह गए हैं, और इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। सो दिस इज, जिसका खत्म हो गया उसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे, जिस प्लेन में वाइब्रेशंस हैं ही नहीं उसको हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे। तो चाहे आप ये देख लो या ये देख लो, जहां से आपको अच्छे से समझ में आए। सो दिस इज बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अच्छा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की वजह से होता क्या है, अगर मान लो मेरी इंटेंसिटी लाइट की, यहाँ पे क्या हो गया भाई, अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी मेरी यहाँ पे I0 है, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो क्योंकि आधे वाइब्रेशंस को तो इसने खत्म कर दिया, तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है तो इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर पोलराइजेशन, आफ्टर पोलराइजेशन intensity becomes half, intensity
ऑफ लाइट बिकम्स हाफ। ठीक है, इस पोलराइजेशन का यूज़ कई केसेस में किया जाता है। जैसे अगर मान लो आपको लाइट के ग्लेयर को हटाना है, जैसे मान लो अगर आप सनलाइट में जाते हो, सनलाइट का ग्लेयर आपके आंख में आता है, क्योंकि वो जो लाइट आपके आंख में पड़ रहा है वो अनपोलराइज लाइट है, तो आप क्या करते हो, आप गॉगल्स लगा देते हो ना। गॉगल्स में पोलराइजर लगाया रहता है, ये जो पोलराइजर की मैं बात कर रहा हूँ, गॉगल्स में पोलराइजर लगाया रहता है। पोलराइजर क्या करेगा बताओ, आपके आंख के अंदर, जैसे मान लो बाहर अनपोलराइज लाइट गया, तो उसके बाद आपके आंख के अंदर वो प्लेन पोलराइज लाइट भेजेगा। तो जब इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट थी, अनपोलराइज लाइट की, जो बाहर की लाइट है उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो जो लाइट आपके आंख के अंदर पड़ेगा वो प्लेन पोलराइज होगा, उसकी इंटेंसिटी आधी हो चुकी होगी, आई नॉट बाई 2, और तब आपका ग्लेयर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके आंख में सिर्फ आधी इंटेंसिटी की लाइट जा रही होती है और उसके अंदर एक ही प्लेन के वाइब्रेशंस होते हैं जो आपके आंख में पड़ता है। इससे क्या होता है कि लाइट जो आंख में चमकता है, और आंख आप देखते हो तो आंख आप देख नहीं पाते उस लाइट को, तो वो प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो ग्लेयर जो आंख में पड़ेगा वो नहीं रहेगा। आपने इंटेंसिटी आधी कर दी पोलराइजर लगा के, क्योंकि आधी इंटेंसिटी पोलराइजर जो है वो खत्म कर देता है, और जो इंटेंसिटी आपका यहाँ पे रहता है प्लेन पोलराइज लाइट का, सॉरी अनपोलराइज लाइट का, यहाँ आते आते वो आधी इंटेंसिटी हो जाती है। समझ में आया? तो ये आपका था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, सॉरी ये आपकी लाइन है, मान लो यहाँ पे आपके पास अनपोलराइज लाइट है, तो क्लियर हो गया ना। अनपोलराइज लाइट आप चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये दोनों ही अनपोलराइज लाइट है, इसमें और फिर बीच में गोला गोला कर दो। तो अगर मान लो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो हम जानते हैं कि अगर मान लो इसको तुमने किसी पोलराइड से या पोलराइजर से पास कर दिया, इस पोलराइजर से पास करोगे तो इसका एक प्लेन के वाइब्रेशंस रह जाएंगे, और जो आपके इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के वाइब्रेशंस से खत्म हो जाएंगे, और आपका ये बन जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आधी, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। इतना क्लियर है? लेकिन अगर मान लो इसको तुम किसी दूसरे पोलराइड के थ्रू या दूसरे पोलराइजर के थ्रू फिर से पास करते हो, तब क्या होगा? अब देखो, अगर मान लो तुमने दोनों पोलराइजर एक के बाद एक पैरेलल डाल के रखा है, मतलब दोनों का एक्सिस जो है वर्टिकल ही है, इसका भी एक्सिस इसका भी एक्सिस वर्टिकल है, तब तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके वाइब्रेशंस जो है वो इस तरीके से वर्टिकल वाइब्रेशन से पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको जो ये लाइट वापस मिलेगा यहाँ पे, ये वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा पहले था, और ये आपका होगा आई नॉट बाई 2, और इंटेंसिटी में भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो अब यहाँ से चालू करते हैं हम लोग कि आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पे अनपोलराइज लाइट था, और ये अनपोलराइज लाइट जब पास हुआ एक से, तो आपको यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट मिला, और ये प्लेन पोलराइज लाइट आपके सामने है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये आपका फर्स्ट पोलराइजर है। अब अगर मान लो आपने सेकेंड पोलराइजर को रोटेट कर दिया थोड़ा, जैसे मान लो ये दो पोलराइजर्स आपके सामने हैं इस तरीके से, और अगर मान लो ये पैरेलल है आमने सामने, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइट जैसे पास होगा दूसरे पोलराइजर से, तो वो सारा का सारा लाइट वैसे ही पास हो जाएगा, जैसे पहले था वाइब्रेशंस वैसे ही होगा। लेकिन अगर आपने पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे को इस तरीके से रोटेट कर दिया है ना, इस तरीके से रोटेट करके दोनों पोलराइजर के बीच में अगर आपने एंगल बना दिया, तो अब इन रेस को पास होने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब अगर सपोज करो आपने इसको थोड़ा देखो, ये रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है, जैसे मान लो ये ऐसे रखे हुए, तो आपने ऐसे रोटेट कर दिया इसको, मतलब दोनों पोलराइजर के एक्सिस के बीच में एंगल बन जाएगा। मान लो आपने इसको रोटेट कर दिया किसी एंगल से, तो ये मान लो ये वर्टिकल था, इस लाइन के अबाउट वर्टिकल प्लेन में आपका ये पोलराइजर रखा हुआ है, और आपने इसको रोटेट कर दिया, और आपका एक्सिस जो है वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा। तो अगर दोनों पोलराइजर के बीच में थीटा एंगल आपने डाल रखा है, अब जो ये वाइब्रेशंस आपके बाहर निकलेंगे, इस वाइब्रेशंस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अब ये इतना मैग्नीट्यूड या इतनी इंटेंसिटी इसकी नहीं रह जाएगी, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर मान लो इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं मैं यहाँ पे,
तो अगर आप परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस भेजते हो ऐसे, तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस तो पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एंगल पे वाइब्रेशंस भेजते हो तो थोड़ा सा वाइब्रेशंस यहाँ पे डेफिनेटली पास हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा वाइब्रेशंस का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके एम्पलीट्यूड का, लेकिन थोड़ा वाइब्रेशंस पास होगा अगर आप एक एंगल पे भेजते हो। तो सीधे ही भेजोगे तो सारा पास हो जाएगा, 90 डिग्री पे भेजोगे तो पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा, एंगल पे भेजोगे तो थोड़ा वाइब्रेशन पास होगा। वैसे ही अगर मान लो दो पोलराइडर के बीच में एंगल है, तो ये एंगल कितना ज़्यादा है दो पोलराइडर के बीच में, आपने कितना रोटेट किया है दूसरे पोलराइजर को, उस पर डिपेंड करेगा कि इससे जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वो उसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में कितनी कम होगी। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी को मैं I1 मान ले रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को मैं I2 मान ले रहा हूँ, और दोनों के बीच में हम कंपेरिजन करते हैं। अब ध्यान से रखना, टेक्स्ट बुक में शायद अलग तरीके से दिया रहेगा, मैं अपने हिसाब से करवा दे रहा हूँ। पहले तो अनपोलराइज लाइट से जब वो प्लेन पोलराइज लाइट पे जाएगा तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। तो अगर यहाँ इंटेंसिटी I1 है तो आप मान के चलो यहाँ पे इंटेंसिटी 2I1 होगी। 2I1 इंटेंसिटी पहले I1 हुई, अब I1 से I2 हुई अगर मान लो पोलराइजर आपने एंगल पे लगा रखा है। अगर ये सीधा होता तो यही I1 पूरा पास हो जाता, लेकिन अब है तो एक एंगल पे। तो अब ये I2 और I1 का क्या रिलेशन है? नाउ वी नो दैट द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। लाइट की इंटेंसिटी हो या किसी भी वेव की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, ना देखो यहाँ पे अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो इसमें एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होगा। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं E0। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है, E0 है। E0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है तो हम ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी जो है कांस्टेंट वो हम मान के चलते हैं कि आपका 1 है, क्योंकि तुम्हारे बुक में मेरे हिसाब से शायद 1 डाल के रखा है। नहीं चलो ठीक है, एक काम करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ काम करते हैं आगे। नाउ सी, इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, E0 होगा। तो इनिशियली अगर मान लो आपका इंटेंसिटी I1 है और एम्पलीट्यूड E0 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि और I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इनिशियल एम्पलीट्यूड है इसका, तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड हो गया। अब हमको बस ये देखना है कि यहाँ पे जो आपका एम्पलीट्यूड है ना, वो कौन सा एम्पलीट्यूड यहाँ पे पहुँच पाया है। तो अगर गौर से देखोगे तो आप यहाँ पे, मैं इसको वापस से यहाँ पे बना रहा हूँ कि आपका एम्पलीट्यूड E0 यहाँ पे आया था, लेकिन इस बार आपका जो पोलरॉइड था वो कुछ इस तरीके से था, टेढ़ा कर दिया ना, थीटा एंगल पे। अब हमको पता है कि अगर सपोज करो आपका ये पोलराइडर है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ये देखो E0 तो वर्टिकल था ना, ये वर्टिकल E0 यहाँ से जा रहा है, लेकिन आपका जो पोलराइजर है वो थीटा एंगल पे है। अब आपको पता है कि आपका जो पोलराइजर है वो उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को पास होने देगा, सॉरी परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस, उसके जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होंगे उसको ब्लॉक कर देगा, और उसके पैरेलल जो वाइब्रेशंस होंगे, अगर ये पोलराइजर सामने रखा है तो उसके पैरेलल वाइब्रेशंस को, उसके प्लेन में जो वाइब्रेशंस है पैरेलल वाइब्रेशंस को पास होने देगा, उसके परपेंडिकुलर कोई वाइब्रेशन आ गया उसको ब्लॉक कर देगा। तो आप एक काम करो, इस E0 को 2 कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दो, और ये 2 कॉम्पोनेंट आप किस लाइन के अलॉन्ग लोगे, मैं वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका 2 एक्सिस है, और 2 एक्सिस कैसे चूज़ करोगे, ये एक्सिस को आप एक काम करो, एक एक्सिस चूज़ कर लो, लेट्स से कि एक्स एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस चूज़ कर लो, वाई एक्सिस। 2 एक्सिस आ गया, ये पोलराइजर को जस्ट मैंने ऐसे बना दिया है। अब आप इस E0 को 2 कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दो। कॉम्पोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, वेक्टर के टिप से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर आपको वाई एक्सिस पे बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको दोनों कॉम्पोनेंट ड्रॉ करना है। तो एक कॉम्पोनेंट आपका यहाँ पे जाएगा ना, उसे क्योंकि ये थीटा के साथ लगा हुआ है तो ये कॉम्पोनेंट जो आपका होगा वो E0 cos थीटा हो जाएगा। अब E0 cos थीटा का जो वाइब्रेशन है वो आप देख सकते हो पोलराइडर के पैरेलल है और ये पास हो जाएगा ना। यहाँ पे जो E0 sin थीटा है, अब ये कॉम्पोनेंट थीटा से अलग है इसलिए क्या हो जाएगा, E0 sin थीटा हो जाएगा। तो E0 sin थीटा क्योंकि आपके पोलराइजर के परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है,
तो ये आपका ब्लॉक हो जाएगा और सिर्फ ई नॉट कॉस थीटा इससे पास हो पाएगा, और यही ई नॉट कॉस थीटा पास होकर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस जगह का जो आपका एम्पलीट्यूड बना वो क्या बना, ई नॉट कॉस थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि नया एम्पलीट्यूड है। अब नया एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब नया इंटेंसिटी I2 जो है, I2 दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो I2 अपने एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, ई नॉट कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। सो दिस विल बी ई नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1, और इसको आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप डिवाइड करो तो 2 डिवाइडेड बाय 1, हम एक काम कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो दोनों में सेम रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I2 अपॉन I1 आप लिख सकते हो, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू, I2 का क्या है, ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और I1 का क्या है, ई नॉट स्क्वायर है। तो ई नॉट स्क्वायर गया, तो I2 विल बी इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन आ गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैलस लॉ। अब मालूस बोलते हैं या मैलस बोलते हैं, ये थोड़ा देख लेना। मैलस लॉ, इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मैलस लॉ है I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन के हिसाब से आपको कितनी इंटेंसिटी यहाँ पे गई वो पता चल जाएगा। अब देखो जाहिर सी बात हम लोग को पता है कि अगर मान लो थीटा का वैल्यू अगर 0 होता, यानी कि आपका पोलराइजर सेम होता, तो I1 और I2 सेम हो जाता। तो आप इस इक्वेशन से चेक कर सकते हो, थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो I2 विल बी इक्वल टू I1। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी लाइट की इंटेंसिटी पास हो जाएगी। अब हमको ये भी पता है कि अगर मान लो ये उसको तुम पूरी तरह से रोटेट करके अगर 90 डिग्री कर दो, मतलब आपका पहला पोलराइजर है उससे पूरा 90 डिग्री कर दो, तो 90 डिग्री करोगे तो कोई भी इंटेंसिटी जाएगी नहीं आगे, और पूरी आपकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ऐसे केस में आपका I2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे रखोगे दूसरे पोलराइजर को पहले कंपैरिजन में, तो फिर यहाँ से कोई लाइट पास नहीं हो पाएगा, इंटेंसिटी 0 होगा सामने वाले का। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितनी इंटेंसिटी पास हो रही है उसका यहाँ पे दिखता है। और अगर आप कोई और एंगल पे देखना चाहते हो कि 30 डिग्री पे रखें तो कितनी इंटेंसिटी पास होगी, 40 डिग्री पे रखें तो कितनी इंटेंसिटी पास होगी, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल सकते हो। 30 डिग्री का चाहिए तो 30 डिग्री डालो, 40 डिग्री का चाहिए तो 40 डिग्री डालो। बात सिंपल है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका मैलस लॉ, और इस तरीके से आप इंटेंसिटी यहाँ पे देख सकते हो दूसरे पोलराइजर को रोटेट करते हुए आपको कितना मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे पोलराइजर था एक ऐसा मटेरियल जिसने लाइट को पोलराइज कर दिया। लाइट को पोलराइज करने का और भी तरीका होता है, और इसमें हम एक और तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, क्योंकि ब्रूस्टर ने इस चीज को ढूंढ निकाला था। अब देखो हुआ क्या, ब्रूस्टर जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने क्या देखा कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, अब इस मीडियम पे अगर आप लाइट डालोगे तो क्या होगा बताओ। मान लो आपने लाइट डाला और ये लाइट आपका क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो अनपोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस को हम कैसे बनाते हैं बताओ, इस तरीके से, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट आप यहाँ पे डालते हैं। तो देखो कोई भी लाइट अगर सपोज करो किसी आप सरफेस पे डालोगे, यहाँ पे दो मीडियम है, जैसे मान लो ये पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 मान लेते हैं, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग N2 मान लेते हैं। तो दो अलग अलग मीडियम है, आपने लाइट यहाँ पर डाला तो लाइट, अच्छा सॉरी ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो बीच में गोला भी आएगा, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे पड़ेगा। अब देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट आपने अगर यहाँ पे डाला, तो लाइट जब आप किसी सरफेस पे डालते हो तो वो दो फिनोमेना शो करता है। उस सरफेस से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस मीडियम पे कि मीडियम कैसा है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि रिफ्रैक्ट कर रहा है। पर हर मीडियम के बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। जैसे आप पानी के सरफेस पे देखते हो तो आपको अपना इमेज दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है।
पर पानी के नीचे का जो पूरा पार्ट है वो भी दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? पानी ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट अंदर भी जा रही है, तो लाइट अंदर भी जाएगी, रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो अब यहाँ पे उसने क्या देखा कि जब लाइट हम रिफ्लेक्ट करते हैं और या रिफ्रैक्ट होता है, और ये आपका नॉर्मल है ना, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल हो गया। तो उसने क्या देखा कि जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली मतलब कुछ हद तक पोलराइज हुआ है, पूरी तरह से पोलराइजेशन उसका नहीं हुआ है। सारे वाइब्रेशंस एक प्लेन में नहीं आए हैं, कुछ वाइब्रेशंस ब्लॉक हो गए, कुछ जो है वो वैसे के वैसे ही है। तो उसके बाद ब्रूस्टर ने क्या किया, इस एंगल को चेंज करना चालू किया। ये जो आपका एंगल है, इस एंगल को उन्होंने थीटा पी लिया, हाँ चलो ठीक है। ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करना चालू किया, और उसने ये देखा कि हर मीडियम के लिए एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसको उसने पोलराइजिंग एंगल बोला। पोलराइजिंग एंगल, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, पोलराइजिंग एंगल। एक्चुअली में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही आप देख रहे हो ना, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा आपको कि अगर आपने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट को भेज दिया तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तो वैसे भी पार्शियली पोलराइज्ड होगा, मतलब कुछ रेज आपके पोलराइज हो जाएंगे, कुछ पार्ट लाइट का, और कुछ वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देखोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। इन शॉर्ट आपका जब अनपोलराइज्ड लाइट था तो उसका वाइब्रेशंस इस प्लेन में भी था और इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर भी था, ऐसा ही था ना। तो जब अब ये लाइट पड़ेगा और आप अगर आपने इस एंगल पे डाला, तो किसी भी एंगल पे नहीं डाला, एक स्पेसिफिक फिक्स एंगल होगा जिसको हम पोलराइजिंग एंगल बोल रहे हैं, और ये पोलराइजिंग एंगल अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। तो अगर आपने इस एंगल पे लाइट को डाल दिया तो जो लाइट आपका रिफ्रैक्ट हो रहा है उस केस में तो चलो आपका पूरी तरह से पोलराइज नहीं हो पाएगा, लेकिन जो लाइट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। और उसके कौन से वाइब्रेशंस गायब होंगे? जो प्लेन वाले वाइब्रेशंस थे ऊपर नीचे वाले, ये वाइब्रेशंस आपके गायब हो जाएंगे, और जो अंदर वाले वाइब्रेशंस हैं, अंदर बाहर जो जा रहा था डॉटेड पार्ट, तो वो वाइब्रेशंस रह जाएंगे। तो मतलब इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जिसमें वाइब्रेशन है, वो आपके इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में आपका पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस प्लेन में रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस रह जाएंगे। समझे? एक चीज ये, और दूसरी चीज और ये ऑब्जर्व किया गया कि आपका रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में आपका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री ही बनता है, 90 डिग्री। ये दो चीजें मतलब पता चली कि पोलराइजिंग एंगल पे अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल हो जाए तो आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, सॉरी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री बनेगा, और आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा कंप्लीटली पोलराइज्ड, जिसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस सीधा अंदर बाहर होगा या आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? चलिए अब देखो, अगर ये थीटा बी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा बी ही हो जाएगा, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। तो ये आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा, थीटा भी दोनों सेम होता है, और ये 90 डिग्री। अब देखो ये तीनों एंगल मिला के आपका 180 डिग्री बन रहा है, थीटा बी 90 और आर, थीटा बी 90 डिग्री और आर तीनों मिला के आपका 180 डिग्री बन रहा है। एंगल्स इन लीनियर पेयर, पूरे एक लाइन पे एंगल 180 डिग्री होता है। अब 90 को वहाँ पे भेजोगे तो थीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 180 डिग्री, सॉरी थीटा बी विल बी, थीटा बी प्लस आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बी प्लस आर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप मैं आर का वैल्यू निकाल लूँ तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बी। इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज़ कर लेते हैं। बाय स्नेल्स लॉ, तो हमने स्नेल्स लॉ देखा था क्या होता है। बाय स्नेल्स लॉ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n2/n1 इज इक्वल टू क्या आ रहा था? साइन आई अपॉन साइन आर। इसको ऐसे लिख दो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये आपका स्नेल्स लॉ था। अब आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा थीटा बी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बी अपॉन, यहाँ आर का वैल्यू डाल दो, साइन 90 माइनस थीटा बी, साइन 90 माइनस थीटा बी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बी अपॉन, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा भी हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 आ जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पोलराइजिंग एंगल का वैल्यू मिल जाएगा टैन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1। ये तो ये रहा आपका ब्रूस्टर्स लॉ का रिजल्ट। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है बताओ? ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से अगर आप एक पर्टिकुलर पोलराइजिंग एंगल पे लाइट को भेजते हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होता है विथ इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री, राइट। और उसके अलावा आप यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देना, ये वाला या फिर ये इक्वेशन लिख देना कि पोलराइजिंग एंगल का जो वैल्यू होता है वो tan इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1 होता है, जहाँ पे N1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन से भी मिल सकता है। यहाँ पे हमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला है वो किससे मिला है? रिफ्लेक्शन से मिला है। तो एक तो पोलराइजर का यूज करोगे तो आपको पोलराइज लाइट मिल जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। दूसरा आप रिफ्लेक्शन से भी ये काम कर सकते हो जो हम लोगों ने यहाँ पे भी किया। तीसरा एक और तरीका है जिसको बोला जाता है स्कैटरिंग। हमको पोलराइजेशन स्कैटरिंग से भी मिलता है। पोलराइजेशन पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। लाइट की अगर स्कैटरिंग होती है तो स्कैटरिंग में भी लाइट का पोलराइजेशन हो जाता है। देखो स्कैटरिंग वो का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शंस, इररेगुलर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या इररेगुलर रिफ्लेक्शंस भी बोल दोगे किसी सरफेस से तो भी काम चल जाएगा। इररेगुलर रिफ्लेक्शंस ही बोलो, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इररेगुलर रिफ्लेक्शंस, अब जैसे अगर मान लो सामने अगर आपके मिरर है तो मिरर पे अगर आप पैरेलल रेज डालते हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आपका नॉर्मल अगर मैं बनाऊं तो सारे के सारे रेज एक ही एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और सारे रिफ्लेक्टेड रेज भी जो होगा वो पैरेलल ही होगा। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो सामने हमको अपना चेहरा दिखाई देने लग जाता है, जैसे मिरर में होता है। मिरर में इसी तरीके का रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर पैरेलल रेज भेजते हो तो सारे पैरेलल रेज ही आपको रिफ्लेक्शन में मिलेंगे। लेकिन मान लो अगर आपका सरफेस कुछ उबड़ खाबड़ ऐसा रहा या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके ऐसे रहे, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे एयर के पार्टिकल्स हो गए, वाटर के पार्टिकल्स हो गए या कोई दूसरे गैस के पार्टिकल्स हो गए। अब अगर इस पर आप रेज भेजते हो पैरेलल, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होता है। सारे आपने पैरेलल रेज भेजे, रिफ्लेक्शन के बाद आपको सारे पैरेलल नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है? अब यहाँ पे सरफेस ऐसा है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस आपका ऐसा है, इसका नॉर्मल ऐसा है, तो इसको इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा, ये रे यहाँ चला जाएगा। इस केस में देखोगे तो आपका ये रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाएगा, तो एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्कैटरिंग हो गया है। तो वैसे अगर मान लो छोटे छोटे पार्टिकल्स का पूरा आपका एक सिस्टम होगा, जैसे एयर या गैसेस होता है, उस पर अगर आप लाइट डालते हो, पैरेलल रेज डालते हो इस तरीके से, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में उसको भेज देता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। तो आपका जो एयर है, एटमॉस्फेयर है हमारा, ये एयर जो है वो स्कैटरिंग करवाता है। समझ गए? और स्कैटरिंग की वजह से हम लोग को जो आकाश है, हमारा स्काई है, वो ब्लू नज़र आता है। क्यों बताओ? क्योंकि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और वो पूरा
स्कैटर होकर फैल जाता है और इसलिए हमें ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। अगर मान लो लाइट से बिना स्कैटर हुए डायरेक्टली लाइट अगर मान लो अर्थ पे आ जाए तो हम लोग को बाहर पूरा का पूरा मतलब सन का तो आपको लाइट दिखेगा ही, बाहर बाकी आपको पूरा अंधेरा दिखेगा, इवन दिन में भी बस एक पार्ट से आपको लाइट आते हुए नजर आएगा। होता क्या है कि जब ये लाइट सन की लाइट एंट्री मारता है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में सारे के सारे एयर के पार्टिकल्स हैं, उसमें जैसे ही पड़ता है सारे के सारे एयर के पार्टिकल्स पूरे लाइट को स्कैटर कर देता है हर डायरेक्शन में। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू लाइट का होता है, जिसकी वजह से हमको पूरा का पूरा ब्लू दिखाई देता है एटमॉस्फेयर। तो एक्चुअली में आपका एटमॉस्फेयर या आपका जो स्काई है वो ब्लू नहीं है। जैसे आपको रात में पूरा अंधेरा दिखता है, दिन में भी वैसे ही अंधेरा होता है बाहर पूरा स्पेस में, स्पेस अंधेरा ही होता है दिन में भी। पर दिन में आप क्योंकि अब ये जो लाइट जो है जो आपके एटमॉस्फेयर पे पड़ता है वो स्कैटर कर देता है लाइट को, वो स्कैटर्ड लाइट आपको हर जगह दिखाई देता है और इसलिए आपको उजाला उजाला दिखाई देता है और आसमान भी आपको ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइट ब्लू लाइट ही स्कैटर होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो जब रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मान लो ये यहाँ से आया और उसने उसको स्कैटर कर दिया इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपका लाइट आता है और मान लो यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर वो स्कैटर कर गया, तो जिस डायरेक्शन में लाइट आया था और जिस डायरेक्शन में स्कैटर हुआ है उसके बीच में जो एंगल बनता है इसको स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। अब स्कैटरिंग एंगल जितना ज़्यादा होगा या स्कैटरिंग एंगल जैसा होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितने डिग्री का पोलराइजेशन इसके पास है। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मतलब अगर पूरी तरह से ये जो लाइट है आपका स्कैटर्ड लाइट, ये हो सकता है पूरी तरह से कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो गया हो या पार्शियली पोलराइज हुआ हो, मतलब थोड़ा पोलराइज हुआ है थोड़ा नहीं हुआ है। तो अब कितना पोलराइज होगा, कितने हद तक पोलराइज हो जाता है, पूरी तरह से होता है या फिर एकदम पूरी तरह से होता है या एकदम ही कम पोलराइजेशन हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मतलब कितने हद तक पोलराइज हो चुका है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका स्कैटरिंग एंगल क्या है। स्कैटरिंग एंगल मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में आपका लाइट आ रहा था और जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो लाइट के आने का डायरेक्शन और स्कैटर होने का डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग का जो वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लेक्टेड लाइट कितने लेवल तक पोलराइज हो गया है। अगर ये स्कैटरिंग एंगल आपका 90 डिग्री होता है तो आपका लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है, ऐसे केस में कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से भी आपको स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन हासिल होता है और स्कैटरिंग से भी आप पोलराइज लाइट निकाल सकते हो। तो पोलराइजेशन आपको 3 तरीके से पोलराइज लाइट मिल सकता है। अगर आपको पोलराइज लाइट चाहिए तो 3 तरीके से मिल सकता है, हमने देखा। एक तो पोलराइजर के थ्रू सामने पोलराइजर रख दो, दूसरा बाय रिफ्लेक्शन और तीसरा बाय स्कैटरिंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको पोलराइज लाइट दे सकती है अनपोलराइज लाइट से। ठीक है, तो बच्चों पोलराइजेशन के बारे में आपका सारा जो भी कच्चा चिट्ठा था मैंने आपके सामने रख दिया, पूरी स्टोरी जो भी चीज़ें थी आपके सामने है। पोलराइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे होता है ख़त्म। तो हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, पोलराइजेशन देख लिया। अब 2 चीज़ें बची हैं उस चैप्टर में, बाकी आगे का चैप्टर इसी 2 चीज़ों के बारे में होगा, दैट इज़ इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस की बात चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।